सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। मैंने प्लेलिस्ट बना दी। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए और इंडियन इकोनॉमी की जो भी लेक्चर्स उसमें अपडेटेड है वो देखिए। दूसरी बात, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिसीज स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन इन दी इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जब आया तो उसमें क्या क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया था। कब आया था? 1991 में। ठीक है, अब जब ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना। पहले एक्चुअली में क्या था, हमारी इकोनॉमी में कई तरीके के रेस्ट्रिक्शंस थे, तो हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं कर रखा था। क्लोज्ड इकोनॉमी एक तरीके की चलती थी हमारे पहले, बट अब अपनी इकोनॉमी को हमने ओपन करना। तो जब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन करा तो सबसे पहली बात ये हुई कि फॉरेन लिमिट, जो फॉरेन शेयर इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इक्विटी लिमिट मतलब शेयर की जो लिमिट थी, जैसे बाहर का कोई बंदा जैसे यहाँ के शेयर खरीदना चाहता है तो उसकी लिमिट बढ़ा दी गई थी। ठीक है, मतलब पहले क्या था, पहले था कि बाहर का कोई भी बंदा 40% इंडियन कंपनी के शेयर परचेज कर सकता है। ठीक है, मतलब 60% अभी भी ओनरशिप इंडिया के पास रहेगी। बट अब ये कर दिया गया था कि 51% से 100% कर दिया गया। मतलब कि कुछ ऐसे सेक्टर्स थे, कुछ ऐसी फर्म्स थी जिसमें 51% से 100% की फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया था, मतलब इंक्रीज करी गई थी लिमिट, ये समझिए आप। और वो कौन कौन से सेक्टर्स थे जिसमें फॉरेन लिमिट 51% करी गई थी, 100% करी गई थी, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पूरी पूरी उसकी लिस्ट है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इन 47 हाई प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज, जो 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज थी, बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज थी, उसमें एफडीआई को 100% अलाउ कर दिया गया। मतलब कि बाहर का बंदा पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट 100% इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उस उस कंपनी की, उस सेक्टर की पूरी पूरी ओनरशिप ले सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जब बाहर का बंदा सीधे सीधे ओनरशिप परचेज कर लेता है, उस कंपनी की ओनरशिप से मतलब रखता है। ठीक है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस लिए होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब देखिए क्या लिखा है, और एफडीआई अलाउ कर दिया गया था 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं और कोई भी रेड टेप इसमें नहीं, मतलब कोई भी घूसखोरी नहीं। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउस, एक्सपोर्ट जो ट्रेडिंग हाउस थे जो एक्सपोर्ट करते हैं नॉर्मली, उसमें भी 100% फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया था कि उसमें भी 100% इन्वेस्टमेंट बाहर वाला बंदा कर सकता है। और ये सब मैनेज कौन करता है? फॉरेन का ये जो एफडीआई वगैरह, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये सब मैनेज कौन करता है इंडिया में? फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फीमा ये है, सब मैनेज करता है। इन्फोर्स करा गया, फीमा को बनाया गया। और कंप्लायंस टू फीमा, कंप्लायंस मतलब होता है जो भी रूल हैं फीमा के, उनको भी आपको देखना पड़ेगा जब आप कोई बंदा फॉरेन से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा जरूरी है फीमा, और फीमा के रूल्स को मानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। फीमा के जो भी रूल्स होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उसको बस आप इतना जानिए कि फॉरेन एक्सचेंज, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो फीमा ही कंट्रोल करता है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी मतलब क्या होता है? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी मतलब होता है कि रिफर टू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस, फॉरेन करेंसी को खरीदना मार्केट प्राइस में। ठीक है, फॉरेन करेंसी को सेल या परचेज करना मार्केट प्राइस में, ये समझिए। अब देखिए, फॉरेन करेंसी को हम सेल एंड परचेज क्यों करेंगे? ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी आई, मतलब कि हम लोग परचेज करने लगे फॉरेन करेंसी को, मतलब डॉलर को खरीदने लगे। हम फॉरेन करेंसी को तब खरीदते हैं जब हमें कोई चीज़ इंपोर्ट करनी होती, बाहर से परचेज करनी होती, तब हम क्या करते हैं? फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं। जो भी हमारे यहाँ एग्जिम बैंक्स हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक हैं, तो उनसे हम फॉरेन करेंसी लेते हैं और फिर उसके बाद हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट करा गया तो उसमें पेमेंट हमें करना पड़ेगा उन्हीं की करेंसी में, तब हमें पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी करनी पड़ती है, अपनी करेंसी को उनकी करेंसी में चेंज करना पड़ता है। रेमिटेंस टू फीड मीट फैमिली एक्सपेंसेस, इट इज कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी बिकॉज इट डज नॉट कवर कैपिटल ट्रांजेक्शन। अब देखिए, रेमिटेंस जैसे बाहर से फैमिली एक्सपेंसेस आते हैं, बाहर के जैसे आपके पापा काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए खर्चा भेजते हैं। जैसे वो दुबई वुबई में काम कर रहे हैं, जैसे अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए फॉरेन करेंसी में पैसा, भाई जब वो ट्रांसफर करेंगे तो फॉरेन करेंसी में होगा, तो बट वो यहाँ आके कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी इन सब चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंस। मतलब ये ओवरऑल बोल रहा है कि इंडिया और दूसरे कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट जब हम करते हैं तब हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, तो हमें अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराना पड़ता है डॉलर में। जब हम पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे गवर्नमेंट के पास, या
हम इंटरेस्ट पे करते हैं, हम तो भाई फॉरेन से क्या लोन लेंगे, तो जब गवर्नमेंट पे ऑफ करती है इंटरेस्ट तो वो भी फॉरेन कंट्री को फॉरेन उसमें करेंसी में करती है, ठीक है। और जब डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, जब हमने जैसे बाहर की कंपनी में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करा, जैसे हम लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो जो उसमें डिविडेंड आएगा वो भी तो फॉरेन करेंसी में आएगा, बट वो हमारी करेंसी में चेंज होके आएगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देखिए पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी मतलब आप समझ गए होंगे, और पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्यों करी जाती है, हैज़ बीन अलाउड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन क्यों करी जाती है, इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे। टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? टैरिफ मतलब होता है टैक्स, टैरिफ मतलब क्या होता है? टैक्स। देखिए टैरिफ बैरियर मेनली रिफर टू द बैरियर ऑन इम्पोर्ट। सबसे बड़ी बात, टैरिफ कब लगता है? टैरिफ तब लगता है जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं कोई भी कमोडिटी, जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं कोई भी कमोडिटी तो टैरिफ लगता है। टैरिफ मेनली इसीलिए लगाया जाता है ताकि बाहर से हम लोग इंपोर्ट कम करें, हमारी करेंसी की, हमारी जो करेंसी है वो बाहर ना जाए, ठीक है ना, इन सब चीज़ों की वजह से करते हैं ताकि हमारे यहाँ का जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसको कंपटीशन ना मिले। तो टैरिफ मेनली इंपोर्ट में करा जाता है, इंपोर्टेड गुड्स में लगाया जाता है, और टैरिफ को हम लोग टैरिफ मेनली हाँ इंपोर्टेड गुड्स में लगाया जाता है, और इंपोर्ट ड्यूटी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो मतलब जैसे हाई इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ गई तो मतलब टैरिफ भी बढ़ा दिया गया है। नॉन टैरिफ बैरियर भी क्या होते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर, एक होता है टैरिफ, एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर में हम लोग वो क्या कहते हैं, ड्यूटीज वगैरह लगा के नहीं खेलते हैं, ड्यूटीज वगैरह नहीं लगाते हैं। जैसे टैरिफ में क्या है, अभी तक आपको जैसे मान लो 5% का आपको वो देना पड़ता था टैक्स अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट नॉन टैरिफ बैरियर में ये 5% 6% का खेल नहीं खेलते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव नंबर्स का खेल नहीं करते हैं, वो दूसरे तरीके से काम करते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर में कोटा बैरियर लगाते हैं, मतलब कि कोटा बैरियर जैसे कि बोल देंगे कि आप फॉरेन कंट्रीज से सिर्फ 10 गुड्स खरीद सकते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आप फॉरेन कंट्रीज से आप अगर च्यवनप्राश का आपको डब्बा लेना है तो सिर्फ आप 10 कमोडिटी खरीद सकते हैं, तो कोटा एक बैरियर लगा देते हैं कि इतना कोटा ही सिर्फ अलाउड है। नॉन टैरिफ बैरियर में वो ड्यूटीज को कम ज़्यादा नहीं करते हैं, वो कोटा लगाते हैं कि हाँ इंडिया से, अगर इंडिया से कोई भी इंपोर्ट होता है, इंडिया कोई भी इंपोर्ट करती है फॉरेन कंट्रीज से, तो वो सिर्फ इतनी कमोडिटी परचेज कर सकती है बाहर से, 10-15 जो भी लिमिट है। इम्प्लाइंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट और रेस्ट्रिक्शन ऑन क्वांटम, मतलब और ये भी बोल देते हैं कि इतनी क्वांटिटी, वही बात है मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड होता है कि भाई जैसे बोल दिया कि बाहर से सिर्फ आप इस जैसे मान लीजिए आपको कार परचेज करनी है, तो इंडिया से जैसे कार की डिमांड ज़्यादा हो रही, फॉरेन कंट्रीज़ की जो कार की डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी नहीं नहीं, सिर्फ आप 100 कार्स जो है फॉरेन से खरीद सकते हैं, 100 से एक भी ज़्यादा कार आप फॉरेन कंट्रीज से नहीं परचेस कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके का क्वांटिटी बैरियर है, एक तरीके का क्या है, कोटा बैरियर लगा दी गया है कि हाँ इतनी क्वांटिटी कोटा अलाउड है, उसके आगे आप नहीं खरीद सकते हैं, उसके आगे बैरियर लगा दिया है, ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। अब देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी लिखा है, इन कन्फर्मिटी विथ इकोनॉमिक रिफॉर्म फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज इन्फोर्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। फॉरेन जो ट्रेड पॉलिसी है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रखी गई, नियरली 5 ईयर, इम्प्लाइंग दैट इट इज अ लिबरल पॉलिसी, मतलब फ्री पॉलिसी थी बिल्कुल लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी में क्या करा गया, जो रेस्ट्रिक्शंस थे पहले, बहुत ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शंस थे कि बाहर वाला बंदा कोई भी कंपनी नहीं लगा सकता है, तो वो सारे रेस्ट्रिक्शंस क्या करेगा, रिमूव करेगा, वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। ओपन कंपटीशन इनकरेज करा गया कि बाहर से कोई भी बंदा कंपनियां लगा सकता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उसको लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, हाँ टैक्स वगैरह तो लेंगे ही, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी को प्रमोट करा गया कि बाहर से कोई भी बंदा यहाँ कंपनीज लगा सकता है, उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस को सारे रिमूव कर दिया गया था। और एक मिनट, रेस्ट्रिक्शन सारे रिमूव कर दिया गया। अब ओपन कंपटीशन को इनकरेज करा गया। बेरिंग सम स्पेसिफिक गुड्स, मोस्ट गुड्स आर ट्रेडेड फ्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन। कुछ गुड्स में अभी भी रेस्ट्रिक्शन रखा गया, बट मोस्टली गुड्स में रेस्ट्रिक्शन फ्री कर दिया गया कि बाहर का कोई भी बंदा इन गुड्स की कंपनी यहाँ इंडिया में खोल सकता है, उसे कोई भी रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब इसलिए करा गया ताकि डोमेस्टिक फर्म को कंपटीशन मिल सके और वो अच्छे से काम कर सके। एक होता है बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बायलैटरल ट्रेड मतलब क्या होता है, बायलैटरल ट्रेड रिफर टू द ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ वन कंट्री विद द अदर। जब दो कंट्रीज के बीच में वो होता है एग्रीमेंट, तो वो होता है बायलैटरल एग्रीमेंट, ठीक है। और दीज आर ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन एनी टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दो कंट्रीज के, वही एक्स और वाई जैसे कंट्री है, इन दोनों के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है वो क्या है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट,
ठीक है। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट रिफर टू द ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ वन कंट्री विथ मैनी कंट्री। जब एक कंट्री जैसे एक्स कंट्री है तो वो कई कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करती है, वाई के साथ भी करती है, जेड के साथ भी करती है, तो ये सारे क्या है? मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। तो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट रिफर टू द ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ वन कंट्री विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और दीज आर ट्रेड एग्रीमेंट अमंग मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वही बात है कि कई कंट्रीज के साथ जब एक कंट्री एग्रीमेंट करती है कि हम आपसे इतना ट्रेड करेंगे, इतनी एग्रीमेंट करती है कि हाँ इतनी चीज़ आपसे खरीदना है, इतना आप हमसे खरीदेंगे, तो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं ये तो जब दो कंट्रीज के बीच में होते हैं तो वो बायलैटरल होते हैं, और जब एक कंट्री कई कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करती है तो उसे मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। रिडक्शन इन टैरिफ सबसे पहली बात, जब हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन आया तो टैरिफ को कम करा गया। टैरिफ क्यों कम करा? पहले क्या था, टैक्स वगैरह बहुत लगाते थे, इंपोर्टेड कमोडिटीज में टैक्स वगैरह बहुत लगाते थे, तो इन टैरिफ इसलिए कम करा गया ताकि कंपटीशन बढ़े, हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में कंपटीशन बढ़े। टैरिफ बैरियर हैव बीन विथड्रॉन ऑन मोस्ट गुड्स ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वही बात लिखी कि टैरिफ बैरियर मतलब टैक्स वगैरह बहुत कम कर लिए गए थे। पहले क्या होता था, ज़्यादातर जो इंडिया से कमोडिटी परचेज करी जाती थी, मतलब इंडिया जब कमोडिटी परचेज करती थी, फॉरेन कमोडिटी परचेज करती थी, तो उसमें टैक्स वगैरह लगाते थे इंडियन गवर्नमेंट। बट अब क्या करा गया, अब उसमें टैक्स का रेट कम करा गया ताकि कंपटीशन बढ़े और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस सिंस 2001 में द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट आइटम्स हैव बीन टोटली विड्रॉन। जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन है मतलब कि जो नंबर में, मतलब 5% का रेस्ट्रिक्शन है, 6% का रेस्ट्रिक्शन, मतलब आपको मैं बताऊं, जैसे कि आप मान लीजिए पहले क्या होता था कि जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि 50% ही बाहर की कंपनी सेटअप हो सकती है यहाँ। गवर्नमेंट ने क्या बोला, 50% ही बाहर की कंपनी यहाँ सेटअप हो सकती है, मतलब 50% ही कोई शेयर ओनरशिप परचेज कर सकता है। ये मैं 1991 के पहले की बात बता रहा हूँ। 50% ही कोई यहाँ की ओनरशिप परचेज कर सकता है। ये सब क्वांटिटेटिव मतलब होता है नंबर्स में कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, जैसे कि बाहर का कम बंदा कोई 10% 20% ही यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। तो सारे जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थे इंपोर्टेड आइटम्स में, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जो टैरिफ वगैरह बहुत हाई कर रखा था इंपोर्टेड आइटम्स में, जैसे कि मान लीजिए बाहर से जैसे कोई भी चीज़ आ रही है उसमें कितना ज़्यादा टैरिफ लगाते थे, पहले टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगाते थे, तो जितने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे वो सब हटा लिए गए थे, विड्रॉन कर लिए गए थे। देर इज इन कन्फर्मेटी विद इंडियन कमिटमेंट टू द WTO, और ये सब जो WTO के रूल्स के अंदर आता है, ठीक है ना। तो WTO का रूल ये कहता था कि जितने भी आप टैरिफ बैरियर लगा रखे हैं आपने, टैरिफ जो क्वांटिटेटिव 5%, 6%, 15%, 20% जो आप टैरिफ लगाते हैं, उनको सबको विड्रॉ कर लिया गया था 2001 से, ठीक है ना। ये चीज़ वो बोला है। अब देखिए WTO कब स्टैब्लिश हुआ था? WTO सबसे पहली बात स्टैब्लिश हुआ था 1995 में। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1995 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, देखिए ये है। अब देखिए, तो अब देखते हैं कि WTO का मेन काम क्या रहता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या रहता है। 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसका मेन काम क्या है, ठीक है। WTO इज एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में WTO ने, जब हमने सब कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी को ओपन करा तो WTO ने बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा वर्ल्ड इकोनॉमीज में, ठीक है। वॉट इज इट सपोज टू डू? WTO क्या करता है? इट इज सपोज टू प्रमोट फ्री ट्रेड। WTO क्या करता है? फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है। फ्री ट्रेड मतलब कि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई भी इम्पोर्टेड, जैसे आप कोई भी एक इंडिया से जब कोई भी चीज़ कमोडिटी, इंडिया कोई भी चीज़ इंपोर्ट करता है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैरिफ वगैरह लगाती है, टैक्स वगैरह लगाती है। तो WTO का काम ये है कि प्रमोट फ्री ट्रेड, मतलब कोई भी टैरिफ वगैरह नहीं लगाना है इंपोर्टेड कमोडिटीज में इन दी इंटरनेशनल मार्केट बाय रिड्यूसिंग टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर को बहुत कम करना है, मतलब कि जो रेट है टैरिफ वगैरह जो इंपोर्टेड कमोडिटीज में टैक्स लगाते हैं तो उसको कम करना WTO का काम है। एंड बाय रिमूविंग नॉन टैरिफ बैरियर, और नॉन टैरिफ बैरियर को भी खत्म करना। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब मैंने बताया था ना, कोटा जैसे बार फिक्स है, कि कोटा फिक्स है कि मतलब आप जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स कर रखा है कि USA से सिर्फ 15 से 20 चीज़ें खरीदनी, किसी भी कमोडिटी की। मान लीजिए कोटा एक बैरियर होता है, अलग अलग कमोडिटीज़ में होता है, तो मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोटा बैरियर मतलब ये होता है कि कोटा डिसाइडेड है कि बाहर की कंट्रीज से आपको कितनी कमोडिटी परचेज करनी है,
ठीक है ना। तो नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं ये सब। नॉन टैरिफ बैरियर में ये भी बोल सकते हैं कि भाई इस कमोडिटी की, जैसे कोई भी फला फला चीज़ है, एक्स कमोडिटी है, तो उसकी आप क्या कहते हैं कि सिर्फ उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, वो चीज़ हमारे, जैसे मान लीजिए अल्फेंसो का एक केस हुआ था इंडिया और यूरोप के बीच में, आई थिंक हुआ था। तो इंडिया और यूरोप के बीच में जब हमारा अल्फेंसो का केस हुआ था, तो उन लोगों ने ये बोल दिया था कि जो अल्फेंसो मैंगो है इंडिया का, वो बहुत हमारे लिए, मतलब हमारे लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब नॉन टैरिफ बैरियर है कि आप टैक्स लगा के रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं इम्पोर्ट, आप किसी और तरीके से इम्पोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो क्वालिटी पे इशू कर रेस कर देना, तो क्वालिटी में इशू रेस कर देना कि ये चीज़ हमारे कंट्री के लोगों के लिए अच्छी नहीं है, तो सब नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर आती है। ठीक है। तो नॉन टैरिफ बैरियर और टैरिफ बैरियर को कम करना, यही मेन काम है डब्ल्यूटीओ का। इट इज़ फोकसिंग ऑन द कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड फ्री एक्सेस टू द मार्केट अक्रॉस। ये फोकस क्या करती है कि फोकस करती है कि इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन क्या चल रहा है, और ये भी फोकस करती है कि हर कंट्री का गुड्स हर कंट्री में जाए, हर कंट्री का गुड्स हर कंट्री में जाए, एंड फ्री एक्सेस टू द मार्केट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फ्री एक्सेस हो मतलब कोई भी कमोडिटी किसी भी कंट्री की दूसरी कंट्री में रेस्ट्रिक्ट ना हो। ठीक है ना। मतलब फ्री एक्सेस हो, जिसका जहाँ मन है वो वहाँ कमोडिटी बेच सके। इट इज़ फैसिलिटेटिंग बायलैटरल, ये बायलैटरल ट्रेड को भी फैसिलिटेट करती है, वो मल्टीलैटरल ट्रेड को भी फैसिलिटेट करती है। मल्टीलैटरल ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। मल्टीलैटरल जब दो कंट्रीज के बीच में होता है, बायलैटरल मतलब दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में जब वो एग्रीमेंट होता है। डब्ल्यूटीओ का इम्पैक्ट क्या क्या था इंडियन इकोनॉमी में। सबसे पहली बात, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट डब्ल्यूटीओ विल ऑफर ग्रेट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़। ये एक्सपेक्ट करा गया है कि डब्ल्यूटीओ हमें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए बढ़ाएगा, हम ज़्यादा चीज़ें बाहर कंट्रीज में सेल कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आवर शेयर इन इंटरनेशनल गुड ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर। और इसी से भाई जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो हमारा ये मानना है कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो हमारा शेयर है वो बढ़ेगा। ठीक है। डब्ल्यूटीओ से ये एक चीज़ एक्सपेक्ट करी जा रही है, इम्पैक्ट ये हो सकता है। अंडर मल्टी फाइबर एग्रीमेंट आवर टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स आर सब्जेक्ट टू कोटा रेस्ट्रिक्शन। देखिए अब बहुत अच्छी बात बोली, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट जो था उसमें आवर टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट, जो हमारे यहाँ के टेक्सटाइल था और जो हमारे यहाँ के रेडीमेड गारमेंट था, उसमें बहुत ज़्यादा कोटा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। कोटा रेस्ट्रिक्शन मतलब कि जैसे मान लीजिए ये है इंडिया, ये है इंडिया और ये है यूएसए। ठीक है, ये है यूएसए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कि यूएसए ही नहीं है कि जो जिसने हमारे ऊपर कोटा बैरियर लगाया, बहुत दूसरी कंट्रीज भी हैं। ठीक है, ये है यूएसए। तो यूएसए के लोग हमारे यहाँ से क्या करते हैं, यूएसए के लोग मान लीजिए हमारे यहाँ से गारमेंट्स वगैरह परचेस कर रहे हैं, या टेक्सटाइल की चीज़ें परचेस कर रहे हैं। तो यूएसए गवर्नमेंट ने लगा दिया है क्या, नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब कि उन्होंने लगा दिया कोटा, मतलब कि आप इंडिया से 10 या 15, 20, 25 इतना ही सिर्फ चीज़ें खरीद सकते हैं। मतलब टेक्सटाइल की 25 से 30 कमोडिटी आप परचेज कर सकते हैं, उससे गारमेंट की भी आप 50 से 60 कमोडिटीज आप परचेज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये कोटा बैरियर लगा रखा है इंडिया के ऊपर कि इंडियन जो टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट है, तो उसके ऊपर कोटा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है कई कंट्रीज ने। ठीक है ना। तो कोटा रेस्ट्रिक्शन मतलब समझिए ना आपकी, मतलब कमोडिटी में एक कोटा लगा रखा है कि इससे ज़्यादा आप कमोडिटीज़ इंडिया से नहीं परचेस कर सकते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट्स ने लगा रखा है, अपने लोगों को बोल रखा है। ठीक है ना। एज पर द प्रोविजन ऑफ द डब्ल्यूटीओ, और डब्ल्यूटीओ का क्या प्रोविजन है कि ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हटने चाहिए। ठीक है। डब्ल्यूटीओ के जो रूल बुक बोलती है कि ये सारे रेस्ट्रिक्शन हटने चाहिए, कोटा बैरियर्स। इट हैज़ हेल्प इंडिया टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट। अगर ये सारे रेस्ट्रिक्शन हट जाते हैं, और ये हटे भी हैं, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स हमारा बढ़ा है। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जितने भी कोटा बैरियर्स डेवलप कंट्रीज ने लगा रखे थे हमारे ऊपर, तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स हमारे यहाँ का बढ़ा है। ठीक है। और टेक्सटाइल भी बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है। पर्टिकुलरली आवर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टू अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज हैव शोन अ सब्सटेंशियल राइज। हमारा जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है। इट हैज़ प्रमोटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड जनरेटेड एम्प्लॉय। और जिसकी वजह से क्या हुआ, कोटा बैरियर खत्म हुआ, तो कोटा बैरियर खत्म होने से हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट बढ़ा, और हमारे यहाँ का जब एक्सपोर्ट बढ़ा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ
टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रमोट हुई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ी। ठीक है ना। तो कोटा बैरियर आप समझ गए होंगे। कोटा बैरियर मतलब कि होता है कि जब कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री में कोटा रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि हाँ, इस कंट्री से आप इतनी ज़्यादा कमोडिटी नहीं खरीद सकते, एक कमोडिटी फिक्स कर दी, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। बट डब्ल्यूटीओ ने क्या कहा, डब्ल्यूटीओ ने ये कहा कि नहीं, कोटा रेस्ट्रिक्शंस को आप रिमूव करिए। तो जैसे ही इंडिया से कोटा रेस्ट्रिक्शन रिमूव कराई अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने, तो हमारे यहाँ का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा। हमारे यहाँ का जो कॉटन, जो भी रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। ठीक है। अब देखिए, ड्यू टू एग्रीगेट रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स, जो ट्रेड बैरियर्स हमारे यहाँ लगा रखे थे, उसकी वजह से ड्यू टू एग्रीगेट रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स एंड रिडक्शन इन सब्सिडीज टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स इन द डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखिए, इसने बहुत अच्छी बात बोली है। होता क्या है, जैसे बाहर की कोई भी कंट्री है, मान लीजिए फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस ने, और ये है इंडिया, फ्रांस ने क्या कर रखा है, फ्रांस ने क्या कर रखा है कि सबसे पहली बात, इंडिया से ट्रेड बैरियर्स कर रखे। मान लीजिए इंडिया से ट्रेड बैरियर कर रखे, मतलब कि फ्रांस ने अपने अपने पॉलिसी ऐसी बनाई है कि इंडिया से जो भी इंपोर्ट होगा कमोडिटी, उसमें टैक्स लगाएंगे। इंडिया से जो भी चीज़ इंपोर्ट करेंगे उसमें क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। तो वो ट्रेड बैरियर हो गए। और दूसरी चीज़, फ्रांस ने ये भी बोल रखा है कि फ्रांस से जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, जैसे मान लीजिए फ्रांस एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर कमोडिटी को, एग्रीकल्चर कमोडिटी को एक्सपोर्ट करता है, तो फ्रांस क्या करता है, अपने लोगों को सब्सिडीज देता है। मतलब अपने लोगों को सब्सिडीज देता है, मतलब मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए फ्रांस है, तो फ्रांस क्या कर रहा है कि, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्रांस ऐसा कर नहीं रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रांस जैसे क्या कर रहा है कि मान लीजिए उसके यहाँ का जो भी एक्स है, एक्स एक आदमी है, तो वो क्या करता है, एग्रीकल्चर करता है, मतलब एग्रीकल्चर में इंगेज। तो बट वो जब चीज़ें सेल करता है दूसरी कंट्रीज़ को, तो फ्रांस उसे क्या देता है, सब्सिडीज देता है। सब्सिडीज मतलब कि उसको थोड़ा क्या कहते हैं, सस्ते दाम पे सीड्स वगैरह प्रोवाइड करा देता है, उसको थोड़ा लैंड सस्ते दाम पे दे रखी है, उसको मतलब जो अभी एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं उसे बहुत सस्ते दाम पे दे रखी है। तो जब फ्रांस ने अपने यहाँ का जो एक्स प्रोड्यूसर है उसके यहाँ का, तो उसको जब चीज़ें बहुत सस्ते में प्रोवाइड कर रखी, सब्सिडीज दे रखी, तो उसका क्या होगा, कॉस्ट जो उसका कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब उसका कम लगेगा, जो कि एक्स प्रोड्यूसर है, एक्स जो प्रोड्यूसर है, जब उसे फ्रांस ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, इंस्ट्रूमेंट मशीन वगैरह प्रोवाइड कर देगा एग्रीकल्चर के लिए, तो उसका क्या कहते हैं, सब स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगा। जब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगा, तो वो क्या करेगा, वो बाहर की कंट्रीज में वो माल क्या बेचेगा, चीप प्रोडक्ट बेचेगा। चीप प्रोडक्ट मतलब सस्ता प्रोडक्ट बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगी। जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगी, मेनली जो कॉस्ट थी वो फ्रांस की गवर्नमेंट ने बियर अप कर ली है, तो जब वो बाहर की कंट्रीज में अपना सेल करेगा कमोडिटीज, तो वो ऑब्वियस सी बात है सस्ता होगा। जब वो सस्ता होगा, तो वो क्या करेगा, दूसरी कंट्रीज में जाके उनको कॉम्पीट करेगा, कॉम्पिटिशन देगा, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में वो चीज़ महंगी मिल रही होगी। और फ्रांस ने जो एक्सपोर्ट दे दिया है एक्स को, उसकी वजह से वो चीज़ जो एक्स की सस्ती हो गई है, जो जब वो सेल करेगा दूसरी कंट्रीज में, तो वो क्या होंगे, चीप होंगे। और चीप होने की वजह से वो क्या देंगे, कंपटीशन देंगे, और एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है। तो वही बात लिखी कि ट्रेड बैरियर्स की वजह से और सब्सिडीज जो दे रखी हैं फॉरेन कंट्रीज की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के लोगों को, जिसकी वजह से क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं, और ये सारे रेस्ट्रिक्शंस क्या करें, ये सारे क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें डब्ल्यूटीओ ने कहा ये सब आप बंद करिए, ट्रेड बैरियर्स को कम करिए, और जो सब्सिडीज आप दे रखी है आपने, वो कम करिए। पहले एक्चुअली में ये होता था, पहले ये होता था और अभी भी होता है कि मान मान लीजिए जो भी नॉर्मली कंट्रीज होती हैं, डेवलप कंट्रीज होती हैं, वो अपने यहाँ के लोगों को ट्रेड बैरियर्स करती हैं। ट्रेड बैरियर्स मतलब कि बाहर की कंट्रीज से ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी है। ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखती हैं। और दूसरी बात क्या रखती हैं कि सब्सिडीज वगैरह में आपका, एक मिनट, दूसरी बात क्या करती हैं, सब्सिडीज वगैरह में कम, सब्सिडीज वगैरह क्या करती हैं, सब्सिडीज वगैरह बहुत प्रोवाइड करती हैं। तो डब्ल्यूटीओ ने ये कहा कि आप सबसे पहली बात टैरिफ, ट्रेड बैरियर्स कम करिए, ट्रेड बैरियर्स का रिडक्शन करिए, और सब्सिडीज का रिडक्शन करिए। सब्सिडीज जो आप देते हैं अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, उसको कम करिए। तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोडक्ट थे उनके प्राइस बढ़े। भाई सब्सिडीज जब गवर्नमेंट अब पहले से देना कम कर दिया है गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के लोगों को, तो अब क्या होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो चीप नहीं होगा, अब थोड़ा उसका प्राइस बढ़ेगा। जैसे ही प्राइस बढ़ा इंटरनेशनल मार्केट में, तो इंडियन एक्सपोर्ट को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इंडियन भी एक्सपोर्ट भाई सस्ता होता है।
इंडियन एक्सपोर्ट सस्ता होता है। और बाहर की कंट्रीज पहले क्या कर रही थी, अपने यहाँ के लोगों को सब्सिडीज देती थी, जिनकी वजह से उनका प्रोडक्ट सस्ता हो जाता था, क्योंकि भाई मेनली जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ने ही उनकी बियर अप कर ली। तो जब वो मार्केट में सेल करने जाते थे तो उनका प्रोडक्ट सस्ता होता था और इंडियन गुड्स को कॉम्पीट करता था। बट अब क्या करा डब्ल्यूटीओ ने, ये करा कि आप फॉरेन गवर्नमेंट से कहा कि आप सबसे पहली बात तो जो सब्सिडीज देते हैं तो वो आप कम करिए, कम करिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो, उनके यहाँ का जो प्रोडक्ट था, जैसे एक्स प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट था, वो क्या हुआ, वो उसकी कॉस्ट बढ़ गई। भाई सिंपल सी बात है, जब गवर्नमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर रही कोई सब्सिडी तो क्या कहते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ी तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किसका बढ़ गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किसका बढ़ गया, इंडिया का, क्योंकि इंडिया का चीप गुड्स था विदाउट एनी हेल्प। और फॉरेन गवर्नमेंट का चीप गुड्स कैसे था, विद दी हेल्प सब्सिडीज वो लोग देते थे, इस वजह से वो क्या कहते हैं कि चीप होता था। तो ये सब बैरियर कम, मतलब ये सब चीज़ें हटाई गई। विथ ग्रेटर स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम दो थ्रू डब्ल्यूटीओ, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू India is expecting marked decline in dumping as a strategy adopted by the developed nation to exploit market of the less developed countries। अब देखिए क्या है कि डंपिंग मतलब क्या होता है, डंपिंग मतलब होता है बल्क सेल। चाइना यही करता है। चाइना क्या करता है, जैसे मान लीजिए चाइना अपने यहाँ कोई भी चीज़ 15 रुपए की बेच रहा है, ठीक है। चाइना क्या करता है, अपने यहाँ चाइना क्या करता है, अपने यहाँ कोई भी चीज़ 15 रुपए की बेच रहा है, और वो क्या करता है फॉरेन कंट्रीज की मार्केट को कैप्चर करने के लिए वहाँ वो 10 रुपए की वही चीज़ प्रोड्यूस सेल करने लगता है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, चाइना क्या करता है, अपने यहाँ वही चीज़ 15 रुपए की बेच रहा है, और बट दूसरी कंट्री की मार्केट को मतलब बिल्कुल अंडर में लेने के लिए वो क्या करता है, वहाँ 10 रुपए की चीज़ वो बेचने लगता है। तो इसी को हम डंपिंग बोलते हैं। डंपिंग मतलब होता है बल्क से। तो जब बल्क सेल चाइना करता है तो इसमें क्या होता है कि जो लेस डेवलप कंट्रीज होती हैं वहाँ की मार्केट क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। भाई आप एक बात बताइए, वहाँ जैसे मान लीजिए इंडिया में वही चीज़ बिकती है 12 रुपए की, इंडिया के लोग बनाते हैं 12 रुपए की, बट चाइना वाले वही चीज़ डंपिंग कर दें 10 रुपए की बेचने लगे, तो किसका प्रोडक्ट खरीदेंगे। चाइना, जो इंडिया है वो चाइना का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, और इंडिया के जो गुड्स बनाए हुए थे वो नहीं खरीदेगा। तो यही डंपिंग होता है। डंपिंग में मतलब होता है बल्क सेल जब कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे डेवलपिंग कंट्री इंडिया है हमारी, तो वहाँ की मार्केट पूरी खत्म हो जाती है, वहाँ की मार्केट पूरी पूरी डेवलप कंट्रीज कैप्चर कर लेती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा, विथ ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम थ्रू डब्ल्यूटीओ। ग्रेटर स्टेबिलिटी, पूरा पूरा कंट्रोल जो ट्रेडिंग सिस्टम का है वो डब्ल्यूटीओ के अंदर है। इंडिया जो भी फॉरेन, इंडिया इज एक्सपेक्टिंग मार्क डिक्लाइन इन डंपिंग। अब इंडिया ये सोच रही है कि डब्ल्यूटीओ का जब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल है इन सब चीज़ों में, तो लोग जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो डंपिंग की जो स्ट्रेटजी अपनाती हैं वो डिक्लाइन होगी, ठीक है। डंपिंग की स्ट्रेटजीज कौन अपनाता है, डेवलप कंट्रीज अपनाती हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए। किस मार्केट को, लेस डेवलप कंट्रीज की मार्केट को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो डंपिंग की स्ट्रेटजी अपनाती हैं वो इंडिया का ये मानना है कि डब्ल्यूटीओ उसको कम कराएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, बट इट मस्ट बी नोटेड विद द एम्फेसिस दैट डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट इज ऑफरिंग ओनली असिमेट्रिक ट्रीटमेंट। असिमेट्रिक ट्रीटमेंट मतलब होता है अनइक्वल, अनइक्वल ट्रीटमेंट, मतलब कि सबके साथ मतलब इंडिया का ये मानना है, या एक कंक्लूजन निकला है कि डब्ल्यूटीओ क्या करता है, भेदभाव बहुत करता है। पर डब्ल्यूटीओ क्या करता है, भेदभाव बहुत करता है, अनइक्वल ट्रीटमेंट देता है, मतलब किसी कंट्री को ज़्यादा फेवर करता है, किसी कंट्री को कम फेवर करता है। समथिंग विच इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, टू कैपिटल मार्केट टू लेबर मार्केट। डब्ल्यूटीओ एडवोकेट फ्री गुड ऑफ कैपिटल अक्रॉस डिफरेंट नेशन। डब्ल्यूटीओ ये बोलता है कि पैसे का जो भी कैपिटल का मूवमेंट है वो फ्री रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है। बट डब्ल्यूटीओ ये नहीं बोलता है फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, लेबर का फ्री मूवमेंट वो नहीं बोलता है। लेबर का फ्री मूवमेंट के लिए उसने कोई भी रूल्स नहीं बना रखे हैं कि भाई जब पैसे का फ्री मूवमेंट हो सकता है, गुड्स का फ्री मूवमेंट हो सकता है, तो लेबर को भी तो आप इस कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्री मूवमेंट करा दीजिए ताकि उससे भी एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक ठीक है। तो वाइल बोथ लेबर एंड कैपिटल आर कमोडिटीज, लेबर एंड कैपिटल दोनों कमोडिटीज है फैक्टर मार्केट की, तो सर्टेनली फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल फॉस्टर द एक कमर्शियल इंटरेस्ट। भाई जब कैपिटल का फ्लो होता है तो जिसकी वजह से कॉमर्शियल इंटरेस्ट, एमएनसी का जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट है, एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज का जो इंटरेस्ट है वो उनका अच्छा होता है, फुलफिल होता है डेवलप कंट्रीज के, बट लेस डेवलप कंट्रीज की वो मार्केट को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, ठीक है। कैपिटल मूवमेंट की वजह से भाई जब एमएनसीज क्या करती हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती हैं तो कहाँ करती हैं, लेस डेवलप कंट्रीज में करती हैं, तो एमएनसीज का तो फायदा हो जाता है, बट लेस डेवलप कंट्रीज की जो मार्केट है वो एक्सप्लॉइट हो जाती है। और बट द फ्री फ्लो ऑफ लेबर, फ्री फ्लो ऑफ लेबर की वजह से क्या होगा
जो लो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका फायदा होगा, और वो वही चीज़ डब्ल्यूटीओ ने इनकरेज नहीं कर रखी है। मतलब बोलने का मतलब है कि डब्ल्यूटीओ ने सिर्फ गुड्स मार्केट का ही क्या कहते हैं कि फ्री मूवमेंट को ही प्रमोट करता है, लेबर मार्केट का जो लेबर का फ्री मूवमेंट है वो नहीं प्रमोट करता है। अकॉर्डिंगली इंडिया लेबर डज नॉट फाइंड फ्री एक्सेस टू द लिक्रेटिव फैक्टर मार्केट। मतलब इंडिया का जो लेबर है वो इसी वजह से वहाँ नहीं जा पाता है जहाँ उसे हायर वेजेस मिल रही हैं, ठीक है ना। तो डब्ल्यूटीओ को भी इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि लेबर मार्केट का भी फ्री एक्सेस हो, मतलब कि हमारे यहाँ का जो भी लेबर है वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है। जैसे गुड्स का फ्री एक्सेस है कि गुड्स भी किसी भी कंट्री में आप सेल कर सकते हैं, उस वैसे ही लेबर का भी फ्री एक्सेस होना चाहिए, ये बोलने का मतलब है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग और इकोनॉमिक क्लासेस।